नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज स्कूल लेक्चरर जीके के इस निशुल्क बैच में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अपन मंदिरों की क्लास पढ़ चुके हैं और बहुत सारा जीके अपन कवर कर चुके हैं। और ये क्लास नंबर कौन सा है? ये क्लास नंबर है 54। ठीक है, देखते ही देखते अपना सफर जो है आगे बढ़ रहा है और 54वीं क्लास आ गई है और नए जिले भी बने हैं, तो भी कोई चिंता की बात है नहीं। आप लोगों को मैंने अपडेट कर दिया था संभाग दर्शन के माध्यम से, और अब जो है अपनी क्लासेस आएगी वो नए जिलों के अकॉर्डिंग ही आ रही है। रही बात कुछ विद्यार्थियों की शंका है कि सर आपने स्कूल लेक्चरर की जो पुरानी क्लासेस पढ़ा दी, ठीक है ना, उन्हें आप वापस से अपडेट करोगे, पहले नंबर से पढ़ाओगे या नहीं? महानुभावों, आप स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हो, आप लेक्चरर की पोस्ट लोगे, ठीक है, यानी कि आप उसके लिए परिपक्व होने चाहिए। मेरी बात को समझना। कला संस्कृति के अंदर मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी स्कूल लेक्चरर वाले बैच में पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले ही डिसाइड किया था कि इसमें बदलाव होंगे, नए जिले बनेंगे, इसलिए अपन इसको बाद में लेंगे। जब अपन ने बैच शुरू किया तब ये चीजें घोषणा हो चुकी थी, तो अपन ने उसको ज्योग्राफी को पढ़ाई नहीं। अपन ने पढ़ा है इंडियन हिस्ट्री और वो पढ़ी है, उसके बाद में आ गए सीधे राजस्थान कला संस्कृति वाले पोर्शन पे। तो भैया यहाँ पे अपन ने राजस्थान कला संस्कृति पढ़ी है। मैंने आपको सबसे पहले संभाग दर्शन, बीच में इन क्लासों को रोक के संभाग दर्शन के माध्यम से आप लोगों को मैंने जिला दर्शन करवा दिया एक तरीके से। तो वो किस लिए करवाया कि जो चीजें अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है, उसके लिए आप खुद परिपक्व हो जाओ। अब जितनी चीजें कराई है उसमें से कोई 5-10% बदलाव हुए हैं तो संभाग दर्शन कराए, उनमें से देख के आपको स्वयं करना होता है। ये आगे की जो क्लासेस आ रही है वो मैं पूरी तरीके से नए अपडेटेड डेटा पे ही लेकर आ रहा हूं, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उसके लिए भी इतने भी ज्यादा आश्रित मत बनो कि मतलब आपका लोग फिर फायदा उठाना लगे। ठीक है ना, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो, थोड़े से आत्मनिर्भर बनो, बहुत ज्यादा आश्रित भी नहीं बनना चाहिए। आपको अपने आप को योग्य बनाना होगा, परिपक्व होना होगा, तभी आप इस नौकरी के लायक बनोगे। तो पुरानी जितनी मैं इस बैच में पढ़ा चुका हूं, कोई डेटा जो चेंज हुए वो संभाग दर्शन की क्लासेस देखो, जिले करवा रखे उसमें सारे, उसमें से चेंज हो रही है डेटा, उसको वहां पे एडजस्ट करो, बस दैट्स ऑल। आप खुद अपना करेक्शन खुद करेंगे। मैं आगे जितनी भी क्लासेस आ रही है वो सारी अपडेटेड ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम इतना भी मतलब थे मारवाड़ी में क्या क्या होलिहार नहीं बनना, ठीक है नहीं, इतना थोड़ा बहुत तो यार करो खुद। ठीक है, चलो अब जो आया देखो यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी। अभी भी लोग पूछ रहे सर ये नए जिलों के आधार पर है। भैया ये थंबनेल किस लिए लगाया जाता है? ये खाली 100 पीस थोड़ी है, इस पे सारी चीज लिखी होती है ना, वो आपको इस क्लास में देखने को मिलता है। और इसको पढ़ा करो भैया, हमारे ग्राफिक डिजाइनर मेहनत करते हैं, इन चीजों पे ध्यान दिया करो, पढ़ा करो, तब काम आएगी। नए जिलों के गठन के अनुसार, अब जैसे कि आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग बढ़ेंगे, उसमें नए जिले का फर्क पड़ा कहाँ है बताओ? उसमें नए जिले के अनुसार गठन, लेकिन थंबनेल पे लगाना पड़ता है कि भाई नए जिलों के अनुसार ही है, यानी लेटेस्ट क्लास है। चलो ठीक है, यही मतलब कई बार है ऐडी बातें कर दो कि मन पे से बताना पड़े। अब क्या करा मैं के आदत ही एडी पड़ी ओडी के एक एक चीज माते ध्यान ना। ठीक है, आओ चलो अब देखो क्लास पे ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ये क्लास अपनी आएगी कम से कम दुर्ग की 4-5 क्लासेस आएगी। ठीक है ना, 4-5 क्लासेस के बाद आपके दुर्ग बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, कोई शंका नहीं रहेगी। यदि किन्हीं दुर्गों का स्थान चेंज हुआ है तो वो स्थान भी चेंज करके आप पढ़ लोगे। और जिन्होंने पहले दुर्ग पढ़ रखे हैं या बहुत अच्छे से याद है वो भी लगा लें ये क्लास, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। फायदा ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। देखो नशे पत्ते करते हो, दारू बीड़ी सिगरेट, इनका तो नुकसान है, और शिक्षा से संबंधित चीजें चाहे आप मेरी क्लास देख लो चाहे किसी और की देख लो, उसका फायदा है। ठीक है ना, नुकसान इन चीजों का कहीं नहीं है। सिर्फ सिलेक्शन के मामले में आप देखते हो कि यार हुआ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नॉलेज तो बढ़ेगा। भाई प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाओगे तो कम से कम विद्यार्थियों को बता तो पाओगे कि ये चीजें इस तरीके से यहाँ है। चलो आओ मुद्दे पे, दुर्गों के प्रकार। सबसे पहले दुर्ग शुरू करते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि दुर्ग क्यों बनाए जाते हैं, दुर्ग कैसे बनाते हैं, क्या क्या है इसकी खासियत, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो आप लोग सभी जानते हो, इसलिए ये क्लास देखने आए हो। दुर्गों के प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपको मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण इनमें ध्यान रखने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भूमिका के लिए क्लास की, इनसे प्रश्न बने हैं, इनसे प्रश्न बने हैं। एक तो पूछा जाता है कौटिल्य के अनुसार, एक पूछे जाते हैं शुक्र नीति के अनुसार। ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार पूछते हैं और कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो देखो 4 प्रकार के ही बता रखे हैं। कौटिल्य के अनुसार आपको पूछे तो क्या ध्यान रखना है
कि 4 प्रकार के कौटिल्य ने बताए हैं, मुख्य मुख्य 4 प्रकार के ही बताए हैं। उसमें से देखो औद्रक दुर्ग या औद्योग दुर्ग, ये मुख्यतया जहां पे भी आपको ये शब्द लिखा हुआ मिले वहां पे आप समझ लेना कि ये जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। यानी कि आसपास या तो कोई नदी बहती है, आसपास या तो कोई नदी बहती है या फिर इसके पास में कोई मतलब जल संरचना, जलीय संरचना है, तो ये जल दुर्ग के अंतर्गत आएंगे। वैसे नदियों के संगम पे होते हैं ये ज्यादातर। ठीक है। पार्वत यानी कि पर्वत के ऊपर है। गिरी यानी चोटी, पर्वत की चोटी पर बने हुए दुर्ग। राजस्थान में अधिकांश दुर्ग इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं, तो ये पर्वत की चोटी पर बने हुए होंगे। धानवन, इस धानवन का मतलब होता है जो दोरों में बने होते हैं। ठीक है, दोरे, धनवन जिन्हें कहा जाता है। अब ये कहां होंगे? ये होंगे आपके जहां पे रेगिस्तानी इलाका होगा। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर होंगे, यानी कि यहां दूर दूर तक जो है मरुस्थली क्षेत्र होगा। दूर दूर तक मतलब दूर दृष्टि जा सकती है, दूर तक, है ना। तो ये ऐसे क्षेत्र में बने हुए जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग है वगैरह, ये धानवन श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। फिर बताया है इन्होंने वन दुर्ग। वन दुर्ग, अब एक ही दुर्ग कई कैटेगरी में भी आ सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। वन दुर्ग है तो ये गिरी दुर्ग में भी आ सकता है। भाई जंगलों में कोई पहाड़ी है, वन का मतलब जंगल है, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, जंगलों में बना हुआ हो। ठीक है, वन दुर्ग जंगलों में होता है। अब वन दुर्ग गिरी दुर्ग में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जंगलों के अंदर पहाड़ हो तो पहाड़ पे बना हुआ वो इसमें आ सकता है। यानी एक ही दुर्ग जो है कई कैटेगरी में आ सकता है। कौटिल्य के अनुसार आपको 4 ध्यान रखने हैं। औद्रक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धनवन दुर्ग और वन दुर्ग यानी जंगल में बने हुए दुर्ग, दोरों में बने हुए दुर्ग, जलीय नदी के आसपास बने हुए दुर्ग और आपका गिरी दुर्ग यानी कि पर्वत पे बना हुआ दुर्ग। ये 4 किसके अनुसार है? कौटिल्य के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार है आपके 9 प्रकार के दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के दुर्ग है। ठीक है, शुक्र नीति, नीति से ध्यान रख लेना कि नीति में 9 है, 9 नीतियां हैं, ऐसे याद रखना। शुक्र नीति के अनुसार, अब उसमें से ये 4 तो देखो शामिल होंगे ही, और अलग श्रेणियां आ गई है, वो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अब ये बिल्कुल इजी वे में, इसके लिए देखो न तो आपको रट्टा मारना है, न इसके लिए आपको कहीं ट्रिक की जरूरत है, और न ट्रिक के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो दुर्ग देके श्रेणी पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी इनके अंतर्गत, श्रेणी के अंतर्गत है या नहीं है। तो शुक्र नीति में देखो औद्रक दुर्ग मैंने बता दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं। पार्वत भी बता दिया, गिरी दुर्ग, धानवन बता दिया और वन दुर्ग बता दिया। तो ये चारों प्रारंभ की, ये तो आपके कौटिल्य के वर्गीकरण में भी आ रहा है। अब आगे आते हैं अपन एरण दुर्ग। देखो एरण दुर्ग अपन मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये दुर्ग बता देता हूं, फिर एरण बताऊंगा ना तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पारिक और पारित। ख और ध, ख और ध, बस कंफ्यूजन यही होता है। इस ख का मतलब है पारिक, ख जहां आएगा यानी कि उस दुर्ग के चारों तरफ होगी गहरी खाई, गहरी खाई होगी। और ये खाई क्या कहलाती है पता है? ये खाई कहलाती है पारिखा, ये खाई कहलाती है पारिखा। ठीक है, जो दुर्ग के चारों ओर देखो खाई बनी होती है, फिर उसमें पानी भर देते हैं, पानी के अंदर जंगली वो जहरीले जीव और जंगली जानवर वगैरह वो छोड़ देते हैं, जीव जंतु और भी बहुत सारी चीजें उसमें कर देते हैं, तो उससे एक तरह की सुरक्षा होती है। अच्छा, खाई भी मतलब बहुत चौड़ी और गहरी करते हैं, ये होती है। जैसे कि अपने भरतपुर दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हुई है, तो वो पारिक दुर्ग में आता है। ये पारी ध, ध का मतलब क्या है? इसके चारों तरफ होगा परकोटा या दीवार होगी। क्या? या तो परकोटा होगा, इसी दीवार को क्या कहा जाता है? परकोटा। यानी दुर्ग के चारों ओर भी एक दीवार बनी हुई है। पहले तो दुर्ग की दीवार तो है ही, लेकिन उस दुर्ग की दीवार के चारों ओर भी दीवार बनी हुई है, वो कहलाता है परकोटा। आपके जैसलमेर दुर्ग के चारों तरफ भी है, भरतपुर दुर्ग में भी है, तो ये इनमें इस श्रेणी में आते हैं। सैन्य दुर्ग, जैसा कि इसका नाम है, यानी इसके अंदर क्या होगी? कुशल सेना होगी। क्या होगी? कुशल सेना होगी। चिंता मत करो कि गुरुजी हम नोट्स कैसे बनाएंगे, आप समझा रहे तो बहुत बढ़िया हो, हमें इंटरेस्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे मूवी चल रही है और दुर्ग हमें दिख रहे हैं कि इस कैटेगरी के हैं। ये सारी चीजें हैं, मैं उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपके विजुअल बने। ठीक है, आप उसको इमेजिन कर सको, तो वो ज्यादा समय तक याद रहता है। सिलेक्शन लेना है तो ज्यादा समय तक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा पढ़ा हुआ सिलेक्शन नहीं लेता है, जो ज्यादा समय तक याद रख लेता है ना
वो सिलेक्शन लेता है। तो यहाँ पे चिंता मत करो, इसकी जस्ट अगली स्लाइड आपको इन सभी दुर्गों की मैं अभी समझा रहा हूं, इसलिए फिर वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, लेकिन ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। मैं एक एक शब्द बोल के नहीं लिखूंगा आपको, क्या लिखो सैन्य दुर्ग और अब ये, क्योंकि उसमें समय व्यर्थ होता है। इतना समय कहाँ है, आप लोगों के पास में है क्या? मेरे पास तो थोड़ा कम है, आप लोगों के पास तो मेरे हिसाब से और भी कम होगा। ये सैन्य दुर्ग यानी कि कुशल सेना होगी। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग से याद रखना, एक शब्द याद रखना, सहायता, ठीक है, इससे याद रह जाएगा आपको सहायता। यानी कि इसमें क्या होगा, सेना भी होगी, सूरवीर होंगे, वीर होंगे एकदम, ठीक है, और हमेशा विश्वास जताने वाले और विश्वसनीय बंधुजन होंगे, वो कहलाएगा सहाय दुर्ग। कहते हैं कि राजस्थान में इस श्रेणी का कोई दुर्ग नहीं है, राजस्थान में इस श्रेणी का कोई दुर्ग नहीं है, ठीक है, बाकी सारे दुर्ग है। अब पीछे बचा क्या आपने, एक एरन रह गया था, है ना, एरन दुर्ग। एरन दुर्ग में वे दुर्ग आते हैं जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आएंगे, पहाड़ी पर भी होंगे, आसपास कंटीली झाड़ियां होगी और जंगल भी होगा, ठीक है, वो सारी जो ये सारी खूबियां होगी वो कहलाएंगे एरन दुर्ग। ये आ जाएंगे किसके अंदर, एरन दुर्ग के अंदर, कंटीली झाड़ियां वगैरह ये सब होगी, ये आ जाएंगे एरन दुर्ग के अंदर। तो ये तो था अपने दुर्गों का वर्गीकरण, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, पारिक दुर्ग ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक। तो इनमें से प्रश्न जैसे भी बने आप लोगों के सही हो जाएंगे। लो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखो क्लासें स्कूल लेक्चरर की फिर से शुरू कर दी है। मैं कंटिन्यू रहता हूं, मैं जब चीज शुरू करता हूं, यदि कोई क्लास ब्रेक भी करता हूं तो उसके पीछे आपके ही हित से संबंधित कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे कि अभी बीच में स्कूल लेक्चरर की क्लासेस रोकी थी तो आपको संभाग दर्शन करवाया, नए जिलों से संबंधित अपडेट दी, सारी की सारी आपके लिए ही बुक पर काम कर रहा था जो 5-7 दिन में आपको मिल जाएगी। और आप लोग बड़े उतावले हो रहे हैं, मेरे को पता है, मुझे भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूं ताकि एक बेहतर तरीके से चीज आप लोगों तक पहुंचे, ठीक है। जितनी आप उम्मीदें करते हो उससे बढ़िया काम करके दी जाए, ये कोशिश रहती है। तो ये चीज है। देखो अब मैंने कहा ना, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों के पास में नोट्स मेकिंग पैटर्न पे सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। ये मैं इसलिए करता हूं कि देखो कारण है, कई जने तो आप लोगों जैसे सक्षम है ना, कि वो तो कोर्स भी ले लेते हैं, किताबें भी ले लेते हैं, और भी मटेरियल, एक किताब छोड़ो 10 किताबें ले लेते हैं अलग अलग राइटर की। कई जने ऐसे होते हैं जो ऑथेंटिक बुक भी ले लेते हैं, ऑथेंटिक बुक्स महंगी आती है। लेकिन कई जने ऐसे होते हैं जो मेरी नजरों में है, कई जने ऐसे होते हैं जिनके पास में पठन सामग्री नहीं होती है, वो ले नहीं पाते। वो गाइड भी मान लीजिए बहुत अच्छी किताब मैं लिख दूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नहीं ले पाते। इसीलिए मैं ये चीजें नोट्स मेकिंग पैटर्न पर लेकर आता हूं ताकि उनके पास में प्रॉपर नोट्स हो। और अभी आपने सबने देखे हैं कि कई सैकड़ों के मामले में, हजारों के संख्या में सिलेक्शन हुए हैं जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं सक्षम नहीं थे। मेरा मेन फोकस उन पे रहता है। तो ये चीजें उन लोगों के लिए, आप लोगों को लगे, कईयों को लगता होगा, कई लोग विद्वान बनते कि सर आप तो पूरा लिख कर बताओ। देखो सबसे पहली बात तो ये डिजिटल बोर्ड है, यदि मैं पूरा इस पे लिखने लगूंगा तो इसके साथ ही न्याय नहीं है, ठीक है ना, आपके साथ में न्याय है, समय कितना जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से आती है ना, ये आप लोगों की पसंद भी है, लेकिन नए नए जो विद्यार्थी जुड़ते हैं उनकी विचारधारा है, चलो की नहीं समझ जाए वे भी। आओ देखो अभी ये शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग पूरे के पूरे मैं परिभाषा के साथ में लेके आया हूं, और इसमें क्या है, कौटिल्य के अनुसार भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले औद्रुक दुर्ग, यानी कि इसे क्या कहा जाएगा, इसे जल दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये किसी नदी या जल स्रोत के पास बना होता है भाई, जैसे चित्तौड़गढ़ है, चंबल और बामनी नदी निकलती है इसके पास से, है ना। और चित्तौड़गढ़ वैसे जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इसके पास से गुजरती है। जल दुर्ग की श्रेणी में प्रॉपर जो आता है वो गागरोन दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग में क्या होगा आपके, कौन सी पेन लूं, ठीक है, पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग में ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या होगी, गहरी खाई होगी, यानी कि पारिख में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें खाई ध्यान रखनी है, ठीक है। पारिध, अब देखो द वर्ग जो होता है ना, द वर्ग, इस द वर्ग में ही आपके द भी आता है, तो इस द में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें दीवार होगी, चारों तरफ परकोटा या दीवार होगी। जिनके चारों तरफ परकोटा या दीवार बनी हो वो पारिध दुर्ग के अंदर आते हैं। धानवन दुर्ग,
यानी कि दानवन से तो सीधा ही ध्यान रखना है कि दोहरे, दरियन, ठीक है ना। दोहरे जहां होंगे, दोहरे कहां होंगे, मरुस्थल में होंगे, जो रेगिस्तान में होंगे, तो वो सारे के सारे इस श्रेणी में आ जाएंगे। गिरी दुर्ग, गिरी का मतलब ही क्या होता है कि ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी, पर्वत की ऊंची चोटी जो होती है ना, पूरा पर्वत है, इतने सारे पर्वत है, और पर्वत की ऊंची चोटी पर आपके कोई दुर्ग बना हुआ है, वो आ जाएगा आपके किसमें, वन दुर्ग के, गिरी दुर्ग के अंदर आ जाएगा। यानी कि पर्वत की ऊंची चोटी, ऊंची पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग इस श्रेणी में। वन दुर्ग, वन का मतलब जंगल, तो इस दुर्ग में आने वाले कैसे होंगे, सघन वनों से घिरे होंगे, सघन वनों से घिरे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ अंदर कोई दुर्ग भी है या नहीं, पूरा जंगल ही दिखता है। सहाय दुर्ग, देखो ये एक अलग कैटेगरी है, तो मैंने इसमें आपको बताया सहायता, ठीक है ना। तो यहां सहायता कौन करेंगे, देखो इसमें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना तो होगी, यानी कि सूरवीर होंगे लोग, इसके साथ में क्या होंगे कि सहायता करने वाले बंधुजन, सहाय यानी सहायता करने वाले बंधुजन। सैन्य दुर्ग, सीधा ही ध्यान रखना है कि सेना होगी, एक कुशल सेना होगी, वो सैन्य दुर्ग। और एरण दुर्ग, एरण दुर्ग में क्या होगी, खाई भी, कांटे भी, पत्थर भी, ये सारी चीजें होगी, जंगल भी होगा, सब वो सारी चीजें आ जाएगी आपके किसमें, एरण दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है। अब देखो मैं यहां से है ना, ये थोड़ा सा इसको कर देता हूं आप लोगों के लिए क्लियर। इसको क्लियर करने से क्या होगा, आप लोगों के पास में ये देखो बढ़िया बैकग्राउंड भी बढ़िया सेट वर्ड है ना, दुर्ग रो, तो ये इस तरीके से ही पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगी, ताकि आप लोगों को लिखने में कष्ट नहीं हो ऊपर, है ना। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी ले लो थे। बढ़े आगे। अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मेन जो है ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया यूं कहा जाता है, यानी कि बहुत बड़ा दुर्ग है, सबसे बड़ा दुर्ग कह सकते हो आप राजस्थान का। उसको पढ़ने से पहले एक प्रश्न बनता है यहाँ पे एग्जाम के अंदर, वैसे आप लोग सभी पंडित हो, सभी पढ़ चुके हो, पारंगत हो सारे के सारे, लेकिन फिर भी कई क्या है नए स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना पड़ता है, हमें सबको ध्यान में रखकर पढ़ाना होता है। तो राजस्थान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्गों की संख्या यदि पूछे आपसे, तो इन दुर्गों की संख्या है 6। पहला प्रश्न कि पूछे कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग कितने हैं। अब देखो दुर्ग की बात हो रही है, फिर जयपुर का परकोटा वरकोटा वो सब अलग है, यहां बात हो रही है दुर्गों की, तो दुर्ग है संख्या में 6। इन 6 को याद करने की सदाबहार और सबसे बढ़िया ट्रिक है चीकू गाजर आम, ठीक है, चीकू गाजर आम, ये याद कर लिया तो आप लोग को याद हो जाएगा। देखो वैसे मुख्य मुख्य आप दुर्ग ध्यान में भी रख लोगे ना कि हाँ चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, गागरोन, ऐसे भी याद रख लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसमें से फिर ये ट्रिक याद करने के बाद कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं है। और करना क्या है, जैसे कोई सब्जी सलाद के नाम याद रखे, फ्रूट हो गए, चीकू गाजर आम, सारे के सारे फ्रूट याद रखने हैं, है ना। तो यहां से देखो, यहां से आपके आ जाएगा क्या, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़। ये कू से आएगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है। यहां गा से आपको लेना है गागरोन, गागरोन। ये ज से आपके आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग, वैसे जैसलमेर का सोनारगढ़ है, जैसलमेर याद रख लेना, ठीक है। ये र से आपको लेना है रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग। और इस आम से बिल्कुल ही आसान आपके आमेर, ठीक है। अब ये याद कर लिए और आप लोगों के काम हो गया। ये देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर, अच्छा नंबर ऐसे ट्रिक के हिसाब से नहीं, मैं सिर्फ आपको काउंट करवा रहा हूं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, यानी कि 6 के 6 दुर्ग आप लोगों के ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न गलत करोगे तो सीधे बाहर हो जाओगे। कभी भी विद्यार्थी या प्रतियोगी भारी प्रश्नों को गलत करने से बाहर नहीं होता है। भारी प्रश्न आपके गलत हुआ तो क्या होगा, और भी किसी के होगा, ये वाला नहीं तो दूसरा वाला होगा। लेकिन सरल प्रश्नों को गलत करने से सीधा बाहर होता है। क्यों? क्योंकि वो बाकियों के सही होता है। इसलिए सरल प्रश्न कभी भी उसको हल्के में नहीं लेना है ना। अपने को धोखा देगा तो सरल प्रश्न ही देगा, एग्जाम से बाहर निकालेगा तो सरल प्रश्न ही निकालेगा। इसलिए सरल को कभी सरल मत मानना, ठीक है। उसको भी प्रॉपर वजन, उसको भी प्रॉपर वेटेज देना
ये छोटे छोटे गुर जो आपको क्लास में सिखाए जाते हैं, यदि याद नहीं रहे तो कॉपी के सबसे पिछले पन्ने पे लिख दिया करो कि ये की पॉइंट है। सक्सेस के की पॉइंट होते हैं कुछ, वो सक्सेस के की पॉइंट में से एक की पॉइंट है ये। सरल प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं करना है। यदि 10 बार पढ़ना पड़े आपको कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पढ़ो, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, कहीं ना कहीं फायदा ही मिलेगा। आओ आगे, अब अपन आते हैं मुख्य अपना आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यहाँ इस जिले का नाम भी चित्तौड़गढ़, ठीक है, और दुर्ग का नाम भी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को वैसे शक्ति और भक्ति की नगरी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है, देखो अब यहाँ पे भी मैं एक चीज बताऊं, क्या है कि देखो मैं न तो विद्वता का प्रदर्शन करना चाहूंगा न यहाँ पे, और न आपको भी विद्वान बनना है, ठीक है ना। आपकी पहली सीढ़ी है सिलेक्शन, उसके बाद में आप पहले जिंदगी भर विद्वता हासिल करते रहिए और फिर विद्वता आप फैलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूं है कि सिलेक्शन लेना है। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मूणक नयन सिंह ने अलग बता दिया, वीर विनोद में अलग बता दिया, कहीं पे आएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसका निर्माण चित्रांग ने करवाया, ठीक है, कहीं लिखा मिलेगा इसका निर्माण चित्रंग ने करवाया, कहीं मिलेगा इसका निर्माण चित्रांगद ने करवाया, ठीक है। और फिर क्या है कि ये थोड़े थोड़े से गैप वाले हम याद करने जाते हैं, इसके अनुसार ये, इसके अनुसार ये, यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज। आप लोग सीधा याद रखो चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया है, ठीक है, चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया है, यानी मौर्य शासक चित्रांग ने निर्माण करवाया। पहली बात तो ये याद रखनी सीधी सीधी, ठीक है, डायरेक्ट याद रखो चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया। मैं किस लिए बता रहा हूं ये चीज ऐसे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। अभी तो दुर्ग में भाई सारे याद करने पड़ेंगे ना, सब मेन चीज याद हो जाएगा। हाँ अब तो हमारे लिए पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तब आना इस पे कि हाँ किसके अनुसार किसने करवाया है, ठीक है, वो डेटा मिल जाएगा आपको, भले मैं ही प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन तब आना इस पे। पहले स्टेप ये है कि पहले सारे दुर्ग का मेन डेटा तो याद करना पड़ेगा, वो पहला स्टेप तो अपन चले। तो यहाँ पे ये है। अब बात आई कि ये कौन से पठार या कौन सी पहाड़ी पर बना है, तो ये पठार वैसे ये बना है मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर लगभग 620 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और यदि पूछे तो पहले यहाँ पे इसी भाग को जो है चित्रकूट पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, चित्रकूट पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इस दुर्ग को चित्रकोट भी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इस दुर्ग को चित्रकोट भी कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे कुछ नहीं, चंबल और बामनी नदी, चंबल और बामनी इसके पास से निकलती है, ठीक है ना, इसके पास से निकलती है। ये जल दुर्ग नहीं है, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसके पास से निकलती है, इसलिए ध्यान रखना है। उपनाम, उपनाम इसके बहुत सारे हैं, ठीक है। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कह दिया जाता है, ठीक है। इतने सारे इसके उपनाम हैं। राजस्थान का गौरव कहा जाता है इस दुर्ग को, ठीक है। बहुत विशाल दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कह सकते हो आप। इसीलिए इसके लिए एक प्रसिद्ध कथन है, और वो क्या है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ के अपने वैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बीच में आने का था प्रोग्राम, लेकिन सेट नहीं हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। आएंगे कभी, चित्तौड़गढ़ देखना है मुझे भी। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया के, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया, ये कहा जाता। अब ये प्रश्न है ना, बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें बनाएंगे क्या, इसमें तो प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। भाई एग्जामिनर क्यों बनाएंगे कि ये बताइए किस दुर्ग के लिए कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया? क्या कैसे बन सकता है ये प्रश्न? ऐसे बन सकता है, खाली जगह दे दें, बताइए गढ़ तो खाली जगह गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यहाँ कौन से दुर्ग का जिक्र हो रहा है? सिर्फ एकमात्र तरीका यही है इस लाइन से प्रश्न बनाने का, बाकी कोई है ही नहीं, बाकी तो उत्तर ही आ जाएगा सीधा। इसलिए ये प्रश्न बनता ही नहीं है। तो ये किस लिए है? ये है बस पढ़ाने के लिए, प्रभाव जमाने के लिए ये लाइन है, ठीक है ना। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ख्याति बढ़ाती है
और शिक्षक भी जब पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं धड़ाधड़ में तो उनकी भी ख्याति बढ़ जाती है। तो ये उसके लिए है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, आप बढ़ा आगे। अच्छा, नीचे ये आपको नहीं दिख रहा है, ये लिखा है नीचे गडैया। ठीक है ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडैया। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आ जाओ अपने अगली स्लाइड पर। देखो चित्तौड़गढ़ की अब पढ़ते हैं अपन विशेषता। चित्तौड़गढ़ मैंने ये तो कई बार इसमें बोल बोल के बता दिया कि सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है, सबसे बड़ा दुर्ग, लेकिन इसे ये राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। यह इसको आप ये कह सकते हो, रिहायशी दुर्ग कह सकते हो, ठीक है, या रहवासी किला कह सकते हो। इसका मतलब है कि अंदर जीवन यापन किया जा सकता है। लिविंग फोर्ट का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो व्यक्ति है उन्हें जन्मों जन्मांतर बाहर नहीं भी निकले ना तो वो अपने जीवन को बचा सकते हैं, वो अपने जीवन को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि अंदर खेती की जा सकती है, अंदर जल के पर्याप्त स्रोत है, ठीक है, अंदर सब कुछ चीजें हैं जो बाहर होनी चाहिए वो दुर्ग के अंदर भी है, इसलिए ये सबसे बड़ा दुर्ग है और ये लिविंग फोर्ट है। सारी की सारी व्यवस्था अंदर ही मिल जाती है। महाराणा प्रताप ने अपनी पॉलिसी के अंदर एक नीति काम में ली थी, वो थी स्वयं भूमि ध्वंस। ठीक है, स्वभूमि ध्वंस की नीति। यानी कि जब महाराणा प्रताप की सेना पर अकबर ने और आक्रमण करवाए तो इन्होंने क्या किया कि आसपास की सारी जो है अनाज वगैरह और खेत वगैरह वो सारे जला दिए, और उसके बाद में जितने भी लोग थे ये सारे दुर्ग के अंदर आ गए। दुर्ग के अंदर सब व्यवस्थित था, खेती भी की जा सकती थी, पानी भी था, सब कुछ था। बाकी दूसरे बाहर जला दिए। अब जो सेना आकर डेरा डालेगी उनको व्यवस्था मिलेगी नहीं, पीछे बचे वहां पे। देखो चित्तौड़गढ़ में आम ज्यादा होते हैं। कौन मैसेज कर रहा है? पढ़ाने दो। चित्तौड़गढ़ में आम ज्यादा होते हैं। अब जो शत्रु सेना आकर वहां डेरा डालेगी उसको खाने को मिलेगा सिर्फ आम, और ज्यादा आम खाने से पेट खराब हो जाता है तो शत्रु सेना के वैसे ही माल टूट जाएगी। तो ये नीति उन्होंने काम में ली थी, और ये चित्तौड़गढ़ जैसे दुर्ग थे तभी ये नीति काम में आ सकती है। ठीक है, चलिए, इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रवेश द्वार 7 है, जिसमें से देखो पाडन पॉल, भैरव पॉल। अब पॉल कहा जाता है, देखो ऐसे मतलब दुर्ग के दरवाजे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, इस तरीके से दुर्ग के दरवाजे होते हैं बड़े बड़े, इनको कहा जाता है पॉल। मतलब हाथी गुजर जाते हैं अंदर से तो भी इनके बहुत हाइट खूब होती है। आपने दुर्ग तो देखे ही है, तो इन्हें पॉल कहा जाता है, जिसमें भैरव पॉल, हनुमान पॉल, गणेश पॉल, जोडला पॉल, लक्ष्मण पॉल, राम पॉल। यहाँ पे देखोगे तो ज्यादातर देखो भैरू जी कौन है? भगवान। हनुमान जी कौन है? भगवान। गणेश जी कौन है? भगवान। लक्ष्मण जी, राम जी कौन है? भगवान। ये नाम इसलिए होते हैं कि इन पॉल पे, क्योंकि ये पॉल जैसे जैसे क्रॉस होती है, शत्रु सेना क्रॉस करती है, ये सुरक्षा के द्वार है सारे। जैसे जैसे क्रॉस करती है वैसे पता चल जाता है कि भैया ये क्रॉस कर दी, यहाँ पे भगवान रक्षा कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे। ये एक पॉजिटिव एनर्जी देती है दुर्ग में रुकने वाली सेना को। ठीक है, इसलिए भगवान के नाम से रखे जाते हैं और भगवान की मूर्तियां भी वहां पे स्थापित की जाती है। ये इसके पीछे की नीति है। ठीक है, तो ये मतलब होती है पॉलिसी। अब आओ देखो, पाडन पॉल पर बाघ सिंह की छतरी है। बाघ सिंह चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया जिनके नेतृत्व में हुआ था, जिनके नेतृत्व में सेना लड़ी थी, वो बाघ सिंह थे। उन बाघ सिंह की छतरी है पाडन पॉल पे। कहां पे है? पाडन पॉल पे। पूछा जाता है कई बार। भैरव पॉल और हनुमान पॉल के मध्य, ये देखो ये भैरव पॉल और ये हनुमान पॉल, इन दोनों के मध्य जो है जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ की छतरी। जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ की छतरी चाचा भतीजा थे। ठीक है ना। अब कल्लाजी राठौड़ तो वैसे भी देखो, जब जयमल राठौड़ जो है ये घायल हो गए थे युद्ध में, तो अपने कंधों पर कल्लाजी राठौड़ ने बिठा दिया और दोनों ही जो है गाजर मूली की तरह मतलब काटते हुए सेना को आगे बढ़ रहे थे। आज शत्रु सेना दूर से देखने पर ऐसे लग रहा था कि यार वो तो डिजिटल युग ही कोनी, और आखिर डिजिटल मशीन उतार दी है, एडी केडी मशीन है जो गाजर मूली रे जो काटे है के सेना। शत्रु सेना में खौफ बढ़ गया कि इनके पास तो अपन को पता ही नहीं था, अपने पास तो जानकारी अधूरी, इनके पास तो ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो आदमियों को गाजर मूली के जैसे काटती है, वो देखो वो मशीन चल रही। इस तरह का भय हो गया था, इतने जबरदस्त तरीके से ये लड़े थे। फिर किसी ने कहा कि अरे मशीन को नहीं, ऐ तो देवता ने उतार दिया युद्ध भूमि में। भाई अपन तो आए आदमी अपने साथ तो रुकटी खाई है, इन्होंने तो चिटिंग की है, इन्होंने तो देवताओं को उतारा है। ये तो देवता है, 4 हाथ वाले देवता है।
ऐसे नाम पड़े हैं इनके, नाम ऐसे ही पड़े भाई। आदमी वहां पे चर्चा हुई, चर्चा के हिसाब से अरे ये तो 4 हाथ वाले देवता है, थोड़ी सी नजर थोड़ी सी साफ हुई ना कि दिखने लगे कि हाँ ये भैया ये तो कोई मतलब आदमी है, लेकिन आदमी तो के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, अरे ये तो देवता है, ये तो देवता है। तो फिर इस तरीके से नाम कीजिए, तो 4 हाथ वाले देवता है भाई। ओ ध्यान को नहीं क्या खबा माते बेवाड़ी ओढ़ा है, ठीक है। इस तरीके से नाम पढ़ते हैं भाई। मजा आयो नहीं आयो, चलिए मजा ही आना चाहिए। तो यहां पे कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ये दुर्ग जो है वेल मछली के समान है, आकार पूछे तो वेल मछली के समान इसका आकार है। आओ आगे, बापा रावल ने, देखो बापा रावल को भी यदि पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ है बापा रावल में भी, हरित ऋषि और राष्ट्र सेनी माता, और मैं पढ़ा चुका हूं पहले हिस्ट्री एक बार, तो ये इसमें मैंने बताया है कई क्लासे में, आपने देखा होगा तो पता होगा। इन्होंने मानमोरी को हराकर 734 ईस्वी के आसपास की बात है, मानमोरी को हराकर इस दुर्ग को जीता था, बस इतने से ध्यान रख लेना। अच्छा ये पूछे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो अफगान शासक मामू ने किया है। किसने किया है, अफगान मामू, मम्मू लिखी जाए हमारा तो मामू, अफगान मामू पहला आक्रमण कह दो चाहे मुस्लिम आक्रमण कह दो चित्तौड़गढ़ पे, ठीक है। ये तो हुए हैं 3 साके, वो 3 साके हैं, ये भी आक्रमण थे, लेकिन पहला पूछा जाए तो अफगान शासक मामू ने किया था चित्तौड़गढ़ पे, ठीक है। अब देखो साके पूछते हैं आपको, साके में पहला जो है वो 1303, फिर 1534-35 और 1567-68, इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम था। यहाँ पे देखो एक ही सदी के अंदर ये हो गए। बाकी यहाँ पे मिल गया ये तो आपने भाई रणवीर सिंह वाली पिक्चर देख रखी है, अब मैं क्या बताऊं इसमें आपको ज्यादा, और हालांकि वे इतनी कोई सही चीजें नहीं बतावे, ठीक है। हिस्ट्री में जो है मूवी बनाने वाले बहुत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं भाई, हरका बाई को जोधा बाई बना देते हैं, जबकि कई नामो निशान ही नहीं होते हैं इतिहास के अंदर ऐसे नाम के। कई चीजें जो है मतलब पिक्चर को रोचक बनाने के लिए तोड़ फोड़ की जाती है। भाई क्यों करते हो, हिस्ट्री के साथ तोड़ फोड़ क्यों करते हो, नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। राणा रतन सिंह, मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। यहां पे है ना राणा की जगह आप क्या करोगे पता है, रावल रतन सिंह, क्योंकि इनके साथ ही रावल शाखा का अंत हो गया था, ठीक है। क्योंकि राणा तो बाद में हुए, रावल रतन सिंह ये करें, ठीक है ना। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के सामने, और फिर पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ जौहर, और ये रतन सिंह, और यहाँ पे जो थे इनके बहादुर सिपाही कौन थे, गोरा और बादल, उनके नेतृत्व में हुआ था केसरिया। तो वो दोनों चीजें क्या कहलाती है, साका कहलाता है। साका में क्या होता है, साका के अंदर होता है एक तो केसरिया, केसरिया प्लस जौहर, केसरिया प्लस जौहर। जौहर में तो स्त्रियां अपने स्त्री सतीत्व को बचाने के लिए, ताकि मुस्लिम या कोई भी आक्रांता है उनके हाथ में नहीं पड़े, उनकी दुर्दशा नहीं हो, अपने सतीत्व को बचाने के लिए अपने आप को जीवित ही अग्निकुंड में समर्पित कर देती थी, वो कहलाता था जौहर। और केसरिया क्या होता था कि केसरिया बाना पहन के, यानी केसरिया धारण करके, कि अब जीत के कोई चांस बचे नहीं है, तो जितने लोगों को मार सकते उनको मारकर और अपने जो है सम्मान को बचाया जाए और अपने देश के लिए खेत आ जाए, अपन काम आ जाए, ठीक है। वो चीज केसरिया, यानी कि इसमें फिर क्या है, मृत्यु निश्चित है, और यहाँ पे भी फिर ये जो है यहाँ पे कुर्बान हो जाते हैं। ये दोनों का सम्मिलित रूप कहलाता है साका। एक जगह ऐसा भी हुआ था जहां पे केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, वो जैसलमेर, इसलिए जैसलमेर में 2.5 साके प्रसिद्ध है, वहां पे अर्ध साका ही हुआ था। यहाँ का दूसरा साका देखो, बाघ सिंह, और सामने कौन था, बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह। यहाँ पे राणा सांगा की महारानी कर्मावती थी यहाँ पे, ठीक है, जौहर करने वालों में। अब उसने, कर्मावती ने इस समय जो है हुमायूं को राखी भी भेजी वगैरह ये, लेकिन हुमायूं दूरदर्शी सोच का नहीं था, तो उसने रेस्पॉन्स सही समय पे नहीं दिया, ठीक है ना। फिर आगे आता है अकबर, हुमायूं के बाद अकबर। तो यहाँ 1567-68 में अकबर का आक्रमण होता है, और यहाँ पे फिर शासक होता है उदय सिंह। यहाँ उदय सिंह छोटे होते हैं, विक्रमादित्य होता है यहाँ पे शासक, उदय सिंह छोटे होते हैं, इनको ननियाल बूंदी भेज देते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे उदय सिंह शासक होते हैं, वो चले जाते हैं गोगुंदा की पहाड़ियों में। उदय सिंह कहाँ चले जाते हैं, गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, जयमल और फत्ता पे जिम्मेदारी सौंप कर, और उसके बाद में यहाँ पे ये साका होता है। और यहाँ पे
ये मतलब जीतने के बाद, ये युद्ध जीतने के बाद अकबर यहाँ के 30,000 लोगों का कत्ले आम करवाता है, यानी कि उनको मौत के घाट उतरवाता है, सारे महिला बच्चे सब। उसका कहना है कि ये बड़े होके वापस अपन से संघर्ष करेंगे तो फिर बाद में क्या मतलब। ये अकबर के ऊपर बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, ये वाली घटना जो 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया, ये बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि ऐसा जबरदस्त कत्लेआम था कि यहां से ऊपर से मतलब पाडो कैन पाडो भैंस वगैरह, वो मतलब रक्त की नदी के रूप में उसके अंदर बहकर आ गया, जहां पे आया वहीं पे कहते हैं कि उसका नाम पाडन पॉल हो गया। ये चीजें यहाँ पे कही जाती है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये 3 साके लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। क्लास वैसे ही आज की लंबी हो रही है, क्योंकि देखो चीजें आप पढ़ोगे इंटरेस्ट लेके, तो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको इंटरेस्ट लेके, ठीक है। आओ, अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2 प्रसिद्ध चीजें हैं जो विशेष रूप से पूछी जाती है। एक तो है विजय स्तंभ और एक है कीर्ति स्तंभ। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर कि विजय स्तंभ ही कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ ही विजय स्तंभ है। भाई गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, वो जमारो गयो, हम शक्तिमान आवड़ो बंधु कौन, यानी कि विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ नहीं है, अलग है। कीर्ति इसलिए कि विजय हुई है, यानी कीर्ति बिखरी है, तो इसलिए ये कीर्ति स्तंभ ऐसे कह दिया जाता है, लेकिन है नहीं। कैसे साबित होगा, यहाँ पे देखो ये विजय स्तंभ का फोटो है, ये कीर्ति स्तंभ का फोटो है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे ये जो है वो 9 मंजिला है, ये मुख्य तौर पे 6 मंजिला ही है, यदि नीचे का ये जगती इसको भी शामिल करोगे तो 7 मंजिल हो जाएगी। यहाँ पे ये इसका शिलालेख लगा हुआ है जिसपे स्पष्ट लिख रखा है कीर्ति स्तंभ, और यहाँ पे ये इसका शिलालेख मैंने शामिल किया है जिसपे स्पष्ट लिख रखा है विजय स्तंभ। तो ये बात साबित हो गई आप लोगों के लिए जो स्पेशली वहां जाकर नहीं देख सकते उनके लिए, ठीक है ना। वैसे लोगों को पता है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ अलग अलग है, ठीक है। अब आओ आगे, निर्माण कुंभा ने करवाया है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने। अब यहाँ पे है ना ये 1437 वैसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध, ये कुंभा जीता था और इसी विजय के उपलक्ष्य में मांडू के सुल्तान को हराया था, इसी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण शुरू करवाया। वैसे एग्जैक्ट निर्माण जो है वो 1440 में शुरू हुआ था, ठीक है, क्योंकि युद्ध ये सारंगपुर का 1437 में जीतता है, तो कई पुस्तकें 1437 बताती है। मैंने दोनों के पीछे के रीजन आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और निर्माण पूर्ण कब हुआ, 1448। एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं जब शेयर करूंगा इसको जूम करके देख लेना, यहाँ पे क्या बताऊं अभी, ले अभी बता देते हैं, तो कब जूम करोगे, तुम्हारे पास में इतना टाइम थोड़ी है, क्या है, ले देखो ये आप लोगों के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ शिलालेख है। इन धके दोहरा है, इम जो चीज दियोड़ी बात 100% सत्य है थे, इन ऑब्जेक्शन भी कर सको, लगा सको, ठीक है। हम देखो महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय प्राप्त की और 37.19 मीटर, ये मीटर में है। अब ऐसे मत कह देना कि सर आपने 122 फीट लिखा, तो 100 वो फीट में बदलोगे तो इतने ही होंगे। 37.19 मीटर इस भव्य स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में करवाया था। अब बनने में समय लगा है भाई, जब मुहूर्त नहीं अपने घर बनाने लगे, तो अपने घर बनाने लगे, अपने घर बनाते बनाते हो गए 2 साल 3 साल। अपन जब मुहूर्त करेंगे ना तभी अपन ध्यान रखेंगे कि हमारे इस सन में बना था, ठीक है ना, वही ध्यान रहता है। जैसे हम जिस घर में, जैसे मैं जिस घर में रहता हूँ 2012 में मुहूर्त हुआ, तो वो 2012 ही काउंट होगा, भले ही 2009 से या 8 से काम चल रहा हो, वो काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये चीज इसलिए आपको एग्जामिनर 1448 पूछता है। और ये यदि पूछे कि प्रारंभ कब हुआ, तब आपको वो चीज ध्यान रखनी है। विष्णु को समर्पित 9 मंजिला स्तंभ है जिसकी प्रत्येक मंजिल के सामने खुला हुआ छज्जा है। स्तंभ के ऊपरी तल से जाने हेतु अंदर जो सोपान बने हुए सीढ़ियां हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेखों में चित्तौड़ के शासक हम्मीर से कुंभा तक, इंपॉर्टेंट चीज, कहां से कहां तक है, हम्मीर से कुंभा तक। क्यों कुंभा के आगे तक क्यों नहीं है, बताओ देखा विद्वानों, कुंभा के आगे तक कैसे होगा रे, कुंभा के टाइम तो बन गई, विजय स्तंभ बन गया, तो आगे कैसे होगा, कुंभा तक ही तो होगा। कुंभा से पहले पहले थे जिनको कवर कर लिया, तो हम्मीर से कुंभा तक, ठीक है। कहा है हम्मीर से कुंभा तक की वंशावली उत्कीर्ण है और संपूर्ण स्तंभ वास्तुशिल्प से आच्छादित है। इनमें देवी देवताओं, ऋतुओं, शस्त्रों एवं वाद्य यंत्रों के देवता उत्कीर्ण है, ठीक है, चलिए, देवता और देवी देवताओं के नाम भी उत्कीर्ण किए हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक और अच्छी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है,
जो बहुत कम किताबों में दी जाती है और इस पे भी ध्यान कम देते हैं। 5वीं मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार, यदि पूछे वास्तुकार, देखो वास्तुकार तो पढ़ते हैं अपन, लेकिन वास्तुकार थे कौन, इसके जैता और जैता के पुत्र नापा पुंजा पोमा, ठीक है, जैता और इसके पुत्र नापा पुंजा और पोमा ये थे। लेकिन ये पूछ ले आने वाले समय में एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनके नाम कौन सी मंजिल पर उत्कीर्ण है, तब आपको ध्यान रखना है कि ये 5वीं मंजिल पर है। और के गौरव सर कोई अवाम तीर नहीं मारी ओढ़ो शिला लेख मात लिखी ओढ़ो है, ठीक है, यानी कि आ बात 100% सही है। ये देखो 5वीं मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जैत, यहां लिखा है जैत, वैसे इसका नाम जैता है, इनके 3 पुत्रों नापा पुंजा और पोमा के नाम उत्कीर्ण है इति सिद्धम। बात मजा आएगा कि नहीं, ठीक है, ये प्रश्न बन गया ना तो आप याद करोगे जन्मों जन्मांतर तक। ले अब कर देते अपन स्लाइड को वापस व्यवस्थित उस स्थिति में ले आते जिस स्थिति में अपने थी। हाँ शाबाश, अब देखो आओ आगे कहां थे, उपनाम, ठीक है यही थे ना, यहां तक अपन ने पढ़ लिया, पढ़ा क्या मतलब पूरी तरीके से निचोड़ निकाल दिया है। उपनाम भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश क्यों कहा जाएगा, क्योंकि अपन ने अभी अभी शिलालेख पढ़ा है कि उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं, ठीक है। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर, विष्णु ध्वजगढ़ किसको समर्पित है, विष्णु जी को समर्पित है, पता ये चीजें देखो ऐसे क्लियर होती है। विष्णु ध्वजगढ़, विक्ट्री टॉवर क्योंकि विजय स्तंभ किस पे, विजय मालवा के सुल्तान पे, तो इसलिए विजय स्तंभ। लोक जीवन का रंगमंच भी इसे कहा जाता है, फर्ग्यूसन ने इसे रोम का टार्जन कहा, ठीक है। चलिए ऊंचाई 122 फीट, मीटर में भी बता दिया आपको, दोनों लिख लेना, ठीक है, 37 लगभग 37 मीटर ऐसे लिख लेना। मंजिलें इसकी 9 है, जिसमें से 5वीं मंजिल पर जैता नापा पुंजा पोमा के नाम उत्कीर्ण है जो इसके वास्तुकार है, ठीक है ना, इसके वास्तुकार शिल्पी कह सकते हो आप, ये रहे शिल्पी, ठीक है। और इस पे 157 इसमें क्या है, सीढ़ियां है, ये आप सभी को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, इसकी 3री मंजिल पर, हिंदी में लिख देता हूं है ना, 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना साथ साथ। तो यहां पे विजय स्तंभ आपके पूरा हुआ। आओ कीर्ति स्तंभ पे, कीर्ति स्तंभ जैनों को समर्पित है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण करवाया है जैन जीजासा, ऊंचाई 75 फीट, यहां पे तो देखो 122 फीट है, यहां पे 75 फीट, एक ही स्लाइड पे दोनों है तो आपके कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं। मंजिल 6/7 क्यों लिखी है मैं बताता हूं। ये देखो ये एक जगती पर स्थित है जो इसके शिलालेख में भी लिख रखा है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर की गिनोगे तो 6 है, यदि इसको भी काउंट करोगे ना आप तो फिर आपके 7 होगी। समर्पित किसे है, आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव जी को। शिल्पी इनके अत्रि और अत्रि पुत्र महेश, अत्रि और महेश, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं इसे, अत्रि और महेश। अब देखो ये भी आपको मैं थोड़ी सी बड़ी करके इसको बता देता हूं, वैसे तो अपने स्लाइड शेयर करेंगे तब भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक है, याद रखोगे, हाँ सब पढ़ा हो तो व्यवस्थित है। देखो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, यानी कि एक चीज यहां से एक फैक्ट आपको यह भी मिला है, मैं वैसे बताता रहता हूं लेकिन फिर भी ध्यान देना। इस भव्य स्तंभ का निर्माण बघेरवाल संप्रदाय के श्रेष्ठी जीजा और पुण्य सिंह, ये देखो ये भी नाम ध्यान रखना, जीजा और पुण्य सिंह। यदि सिंह लिखा कैसे, लिखते तो ऐसे है लेकिन इन्होंने लिखा कैसे, ऐसे लिखा है। पुण्य सिंह विक्रम संवत 1357 यानी कि 1301 ईस्वी में करवाया गया, 24.3 मीटर ऊंचा, 6 मंजिला, इसलिए आपको 6 मंजिल ध्यान रखनी है। चौकोर जगती पर स्थित है, जिसमें ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अंदर से सोपान बने हैं, जहां 12 स्तंभों पर आधारित एक मंडप है। निचले तल के बाह्य भाग में चारों दिशाओं में 4 तीर्थंकरों की मूर्तियां उत्कीर्ण है। ऊपरी मंजिल को सैकड़ों मानव आकृतियों से अलंकृत किया गया है। इसके समीप ही ऊंची जगती पर स्थित 14वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर है, जो कि योजना के में गर्भगृह तथा मंडप युक्त है। मंदिर का बाह्य भाग मूर्तियों से अलंकृत है। अब आप लोग ऐसे तो पता नहीं, मैं शेयर करता तो पढ़ते कि नहीं, क्या हाँ पढ़ लेंगे करते, मेरे को ध्यान है, मैं तुम सबको जानता हूं, तुम पढ़ते नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने बड़ा करके एक बार पढ़ लिया ना, तो भले मन मार के देखा हो, लेकिन ये देख लिया है तो प्रश्न गलत नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ो।
अब देखो अन्य विशेषता यानी कि और क्या क्या चीजें हैं भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बड़ा, जितना बड़ा है तो अपनी क्लास भी उस हिसाब से ही बड़ी हो रही है। कितनी टाइम होगी? ओहो 45 मिनट तो होगा, यानी कि 10 मिनट हम और लेवा, टाइम तो लागे, लेकिन क्लास तो बढ़िया हुई। इसमें बनवीर, देखो दासी पुत्र बनवीर था, बनवीर द्वारा बनाया गया तुलजा भवानी का मंदिर इंपॉर्टेंट है। तुलजा भवानी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये बनवीर ने बनवाया था इस दुर्ग के अंदर। ये प्रश्न एक बार बन चुका है कि किसने बनवाया। तो ये है सतबीस मंदिर। सतबीस मंदिर क्या होता है? सतबीस मंदिर का मतलब है 7 और 20 यानी कि 27 देवरिया। 27 देवरियों में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई है, तो ये जैन मंदिर है, ठीक है। 27 देवरिया बनी हुई है। समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण जो है परमार राजा भोज ने करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जो इसका निर्माण करवाया वो परमार राजा भोज ने करवाया, लेकिन चित्तौड़ के शासक राणा मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कह दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुंभ श्याम मंदिर है, इसके अंदर मीरा मंदिर है, ये दोनों पास पास ही है। श्रृंगार चवरी, इस श्रृंगार को ऐसे कर देना, श्रृंगार चवरी, यहाँ पे कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चवरी। अब कई जना कहते हैं कि गुरुजी चवरी क्या होता है? अरे चवरी मंडप होता है ना, जिम फेरा खावे, ठीक है। बात चवरी, चवरी कौन देखे उड़ी गए, कोई धीरे धीरे हाले नहीं बहुत ज्यादा, तो बिन क्या करे, अरे यूं क्यों हाल रही हो, चवरी में हाले के, यूं मत हाल, तो मतलब वो चवरी में तेको धीरे धीरे चली जाए, चवरी में दौड़ फेरा नहीं ले लीजिए, दौड़ और फेरा अगर कोई ले लिया तो बिनी तो हालत खराब है भाई। बिन तो ताना कसने वाला इतना करे भाई, इतनी उतावल क्यों करे, फेरा तनी लेना है, ठीक है भाई, घर भेजदा की टेंशन नहीं है, तो मतलब वहां पे धीरे ही चला जाता है। थान में मतलब सांसारिक गुण भी बता रहा हूं आप लोगों को साथ साथ में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, बाण माता का मंदिर है अंदर। काली का बाण माता जो है अपने चित्तौड़ के गुहिल शासकों की कुल देवी भी है। कालिका माता का मंदिर है, वो भी इस दुर्ग के अंदर है, ये सारे। इनके अलावा क्या है? नौलखा महल है, गोरा बादल महल है, लाखोटा बारी है, रानी पद्मिनी का महल है, पद्मिनी कुंड भी है, रत्नेश्वर कुंड भी है, ये सारे के सारे। और ये जो है देखो विभिन्न देवरियां बनी हुई है। और ये क्या है? देखो देवरा और देवरिया, देवरा भी मंदिर, देवरिया भी छोटे छोटे जो अंदर मंदिर होते हैं वो देवरिया, ठीक है ना। तो ये 27 मंदिर भी ये कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट लो। इस तरीके से अपना चित्तौड़गढ़ और दुर्गों की पहली क्लास भाई स्कूल लेक्चरर वाले लेवल से हुई है ना। तो बढ़िया बताओ, देखें कमेंट करके कि कैसी क्लास रही, और बढ़िया और भी ज्यादा प्रेम है जीजीडी से या हमसे तो क्लास को शेयर वेयर भी कर दिया करो भाई। इसलिए नहीं कि हाँ अपने सब्सक्राइबर बढ़े या वो तो वैसे भी बढ़ने हैं, बढ़ जाएंगे, लेकिन इसलिए कि जरूरतमंद के पास क्लास समय से पहुंचे, ठीक है। समय पे पहुंचेगी तो वो बेचारा उससे पढ़ेगा भी और उससे वापस रिवाइज भी करेगा और उसे पता भी चलेगा कि हाँ ये चीजें यहाँ पे इस तरीके से चल रही है। तो इसलिए आपका एक शेयर पता नहीं किसी की एक नौकरी के लिए सहायक हो, तो कितनी अप्रत्यक्ष रूप से भी दुआएं कितनी आप तक पहुंच सकती है। देखो हम तक भी पहुंचती है अप्रत्यक्ष, तो आप भी उसके भागीदार बन सकते हो। ए तो जसरा फदिया ऐसा लेवण क्यों चुको, ठीक है। चलिए अपन मिलते हैं साथियों अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।